आतंकी वो जो दहशत फैलाए, वीर वो जो ढाल बन जाए। वो देश पर मर मिटने को तैयार रहते थे हर समय, उनके अंदर जज्बा था। उसको उस जगह के ऊपर चांस मिला, अपनी जो उसकी हिडन क्वालिटी थी वो उभर के बाहर आ गई। अगर वो वहाँ पर नहीं बता, इतने मासूम बच्चे, इतने मासूम लोगों की जानें चली जाती। खुशी इस चीज़ की है कि उन्होंने हज़ारों की जानें बचाई हैं और मतलब अपने देश के लिए अपने जान की बलिदान दी है। आज की त्रासदी ये है कि आतंकियों के चेहरे, उनके नाम तो हमें मुंह जुबानी याद है, पर जो ढाल बनकर निढाल गिर गए वो गुमनाम रह गए। वो एक टाइप की एक सिचुएशन थी व्हेन ही हैड टू चूज कि मैं खुद को सेव कर लूं या उन लोगों को सेव कर लूं जो पार्सल रूम में थे। जनरल जो बोलता है कहता है जस्ट होल्ड ऑन, वेट फॉर सम मोमेंट, कहता नो यू गिव मी वन मोमेंट। करीब 1,500 लोग वहाँ रेलवे स्टेशन पे रुके पड़े थे, उनकी जानें बचाते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। वंदे मातरम में हम आपको उन अमर शहीदों की याद दिलाते हैं। उनको मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया, लेकिन जो एक वैक्यूम फैमिली में क्रिएट हो जाता है वो दूर नहीं किया जा सकता। जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो आई थिंक वो टाइम हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। वहाँ कमरे में जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभी ये सो रहा है। मैंने सल्यूट किया, कमरे से बाहर आ गया, मैं देखा नहीं गया मेरे से। मैं माँ हूँ, मुझे पता मैंने कैसे अपना बच्चा पाला पोसा, एक एक गरा खिला खिला के उसको मैंने बड़ा किया। अंत में उन्होंने जो काम किया मुझे उसके ऊपर बहुत प्राउड है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक खचाखच भरा हुआ रेलवे स्टेशन और उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए दहशतगर्द। जनवरी 2004 में जम्मू रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोग मौजूद थे जब आतंकवादियों ने गोलियां बरसानी शुरू की। कोई माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आ रहा था, कोई माता के दर्शन करने के लिए जा रहा था। प्रेम से बोलो जय माता जी, जोर से बोलो जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। ये आम लोगों की श्रद्धा को छलनी करने का षड्यंत्र था। ये मासूमों के दिलों में दहशत डालने की साजिश थी। आतंक के उस काले दिन के बारे में हम आपको बताएंगे। 150 मिनट के उस पूरे ऑपरेशन की सच्ची तस्वीरें दिखाएंगे। पर सबसे पहले उस योद्धा से आपका परिचय कराते हैं जो उस रोज उन मासूमों की ढाल बना था। वो आज भी भगवान बनकर उनके दिलों में बसा है। और वहाँ तो पूरा 1,500 लोग थे रेलवे स्टेशन पे। एक ट्रेन आई थी, उसके पैसेंजर उतरे, एक जाने वाली थी, उसमें जाने वाले पैसेंजर थे। वैष्णो माता जाने वाले, जम्मू के बच्चे पढ़ाई करने वाले, जिनकी अभी भी मुझे लेटर्स आती हैं, अभी मुझे कहते हैं फ़ोन पे कि हमें तो त्रिवेणी फरिश्ते ने बचाया। तब हम बचे हैं, नहीं तो हम उस दिन बचने वाले नहीं थे। वो सचमुच त्रिवेणी थे। सच्चाई, संवेदना और विश्वास के त्रिवेणी, रक्षा, वीरता और बलिदान के त्रिवेणी। पंजाब के पठानकोट के रहने वाले लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह 1 फरवरी 1978 को एक राजपूत परिवार में जन्मे त्रिवेणी बचपन से ही बेहद शांत स्वभाव के थे। न किसी से लड़ाई झगड़े में पड़ते, न उकसावे में आते। क्योंकि हम जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, हम ये कहते हैं कि किसी के साथ बदकलामी नहीं करना, किसी को बुरा मत कहना, पहले हाथ मत उठाना। तो उससे ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि हमने सोचा कि इसमें वो चीज़ आनी चाहिए जो कि
एक स्ट्रॉन्ग आर्मी में होनी चाहिए। पिता कैप्टन जनमेद सिंह सेना से रिटायर हुए थे। उनकी दोनों बेटियां और बेटा त्रिवेणी पढ़ने में तेज थे। सबके करियर को लेकर उनकी अपनी योजनाएं थी, पर शायद एक सैन्य वातावरण में पले बढ़े त्रिवेणी के दिल की बात वो नहीं जान पाए। 10+2 के ये पंजाब में फर्स्ट आया तो ये नेवी में भी सिलेक्ट हो गया। तो जब ये सिलेक्ट हो गया, हम इसकी पूरी जो भी यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ तैयार कर दी, टिकटें वगैरह ले ली। त्रिवेणी का चयन भारतीय नौसेना में हो गया था। उनके जाने की सभी तैयारियां हो गई थी। यूनिफॉर्म तक सिला जा चुका था। जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले हमारी मदर इन लॉ आई यहाँ। उन्होंने, ये मेरे मुझसे 7 बहनें हैं, सभी को हमने बुला लिया यहीं है। तो हमें ये बोलते हैं कि आप क्या एक ही बेटा है, आप इसको घर से क्यों निकाल रहे हो? तो मैंने कहा कि इसको सिलेक्ट हो गया, इसको जाने दो, अभी कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में करना ही है। वो कहते कि नहीं, आप जो है इसको एग्रीकल्चर में डालो। मैंने कहा जो सब कुछ हो गया, टिकटें वगैरह हो गई, अब तो इसने जाना ही जाना है। तो जब ये सभी 7 बहनें बैठ गई, उनके हस्बैंड आ गए, तो ये डिसाइड किया कि इसको नहीं भेजना है। मैं कहा ठीक है, हमने नहीं इसको भेजा। त्रिवेणी सिंह के संस्कार ऐसे थे कि उन्होंने बड़े बुजुर्गों के फैसले को स्वीकार किया। घर में किसी को भी मंजूर नहीं था कि वो नेवी ज्वाइन करें, सो उन्होंने अपनी इस इच्छा को खत्म कर लिया। लेकिन घर में कोई नहीं समझ पाया था कि दिल ही दिल में वो क्या सोच रहे थे। घर वालों की बात सुनते हुए उन्होंने पंजाब की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। PAU का एग्ज़ाम दिया, उसमें फर्स्ट आए। गेम्स के बिहार पे उन्होंने इनको पहले नंबर पे लिया और उन्होंने जाते ही पहले 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ाम लिए, उसमें से ये फर्स्ट आए। त्रिवेणी दिखने में जितने हैंडसम थे उतने ही दरिया दिल भी थे। दोस्तों के लिए हर पल हाजिर रहते थे। टीचर्स के फेवरेट थे बिकॉज बहुत ही ब्राइट, बहुत ही शार्प और इंटेलेक्चुअल लेवल उनका बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर। एक बच्चे को कपड़े चाहिए थे, वो अपने नानके जा रहा था, नाना के घर में शादी में, तो उसको अपने सुंदर कपड़े में पहनाती थी। वो कपड़े भी पहन उनको दे आए और घर में आए और उसकी छोटी सी पैंट इतनी सी पहनी हुई। तो मैंने कहा ये क्या है? तो ये बहन ने कहा, ज्योत्सना ने, भैया ये क्या करते हो आप, छोटा सा बरमूडा सा पहन के आ गए हो। वो कहते कोई बात नहीं, उसको मेरे कपड़े चाहिए थे, वो फिट आते हैं, उसको मैंने दे दिए और वो चला गया। इतनी अच्छी बात है, वो खुश हो गया, मैं भी खुश। त्रिवेणी सिंह की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। उनका ग्रेजुएशन बस पूरा ही होने वाला था। वो जिस तरह स्कॉलरशिप हासिल कर रहे थे और जैसे उनके रिजल्ट्स थे, अच्छी नौकरी पक्की थी। पर एक दिन त्रिवेणी के घर वालों को पता चला कि उन्होंने तो सेना की भर्ती परीक्षा दे दी है। मैंने कहा आपने हमें बताया क्यों नहीं? कहते मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, कौन से सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, ऐसे बोला, ऐसे मेरा मन रखने के लिए। पर वक्त के आगे किसकी चली है भला? कभी समूचे परिवार की पंचायत ने नौसेना में जाना खारिज कर दिया था। आज एग्रीकल्चर की डिग्री के बावजूद त्रिवेणी सेना की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे। और जब इसकी इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद गया, तो जब उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे, तो इसने बोला कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कराटे में। उन्हें बोला कि हमें कुछ बताओ। तो ये थोड़ा सा पीछे आया, थोड़ा भाग के आया और दीवार जो था, दीवार के पाँव रखा, ऊपर चला गया, वहाँ उसके ऊपर हाथ लगा दिया इसने। शायद त्रिवेणी ने वर्दी की शान बढ़ाने के लिए ही जन्म लिया था। पहली ही कोशिश में उनका चयन हो गया। ट्रेनिंग के बाद युवा ऑफिसर से पूछा जाता है कि उनके पसंद का विभाग क्या है। उन्हें एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें 3 कॉलम्स होते हैं
उन्हें अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद बतानी होती है। त्रिवेणी सिंह अपनी पसंद को लेकर, आगे के रास्ते को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट थे। इन्फेंट्री यानी वो विभाग जो हथियार थामता है। त्रिवेणी कहा करते थे कि सेना का मतलब ही है लड़ना, तो किसी और विभाग को चुनने का सवाल ही नहीं उठता। 28 दिसंबर 2001 को उन्हें सेना में कमीशन किया गया और 5 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री यानी 5 जैकलाई में शामिल किया गया। सर्विस के दौरान उनका पराक्रम, उनकी निष्ठा उनके सबसे बड़े हथियार रहे। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का अनुशासन उन्हें अफसरों का चहेता बनाता, तो उनकी जिंदा दिली साथियों का दिल। मां ने सोचा बेटा जीवन में सेटल हो गया, अब शादी की तैयारियां की जाएं। मैंने चुनी लड़की बहुत सुंदर, खूबसूरत और वो यहाँ की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई थी, और जिसको देख के वो खुद भी बहुत खुश हो गए। मैं भी, हमारा परिवार बहुत खुश था। शादी भी होने वाली थी। 2003 में उनकी पोस्टिंग जम्मू में थी। जब नए साल की रात का जश्न मनाने वो जम्मू से पठानकोट आए थे। पूरा परिवार पठानकोट के आर्मी क्लब में इकट्ठा हुआ। त्रिवेणी की मंगेतर भी उनके साथ इस पार्टी में शामिल थी। अगले दिन लेफ्टिनेंट त्रिवेणी ने वापस जम्मू के संजवा में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह क्विक रिएक्शन टीम यानी क्यूआरटी के एडजुटेंट थे। क्यूआरटी वो टीम होती है जो किसी भी आपात स्थिति में मिनटों में आक्रमण करने में सक्षम होती है, और उसका एडजुटेंट वो शख्स होता है जिसे जवानों तक ये जानकारी जल्द से जल्द पहुंचानी है ताकि वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकें। 2 दिसंबर की रात लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह दफ्तर में एक सामान्य दिन गुजार रहे थे, इस बात से बेखबर कि संजवा में उनके दफ्तर से महज 4 किलोमीटर दूर जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक अनहोनी होने वाली है। जमशेदपुर को जाने वाली टाटा मुरी एक्सप्रेस स्टेशन से बस निकलने ही वाली थी। जब गोलियों की आवाज ने हड़कंप मचा दिया। स्टेशन पर तैनात जीआरपी और बीएसएफ के जवानों को यह जानने में देर नहीं लगी कि यह एक आतंकवादी हमला था। उन्होंने फौरन लोगों को अपना अपना सामान छोड़ वहां से बाहर निकाला। यहाँ अभी सिर्फ जो भी यात्री हैं वो सब बाहर कर दिए गए हैं, और अंदर आर्मी है, जो भी फोर्स है और सब बाहर कर चुके हैं, बाहर कर दिए गए हैं अभी, और उनसे अभी फायरिंग चल रही है दोनों तरफ से। तो अभी कुछ नहीं कह सकते कहाँ पे छुपे हुए हैं, कहाँ पे क्या। जम्मू रेलवे स्टेशन करीब 2 किलोमीटर के दायरे में फैला है। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म और 7 रेलवे ट्रैक हैं। नए साल का वक्त था, लिहाजा छुट्टियों की वजह से भीड़-भाड़ ज्यादा थी। वैसे भी आम दिनों में भी यहाँ पर फौजियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, छुट्टियों से आते हुए, छुट्टियों पर जाते हुए, और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी यहाँ पर बड़ी तादाद में होती है। जो आतंकवादी जम्मू रेलवे स्टेशन में घुसे थे वो फौजी वर्दी में थे। वो भीड़ में ऐसे घुल मिल गए कि किसी के लिए भी पता लगा पाना मुमकिन नहीं था कि कौन सैनिक है और कौन आतंकी। These terrorists, of course, were in uniform, and that is where there is a little bit of difficulty in identifying their location. आम नागरिकों की मौजूदगी की वजह से सीधा सीधा एनकाउंटर संभव ही नहीं था, इसीलिए सेना की तैनाती का फैसला लिया गया। त्रिवेणी, यस सर। जम्मू स्टेशन पर अटैक हो गया है। आतंकवादी अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। अलर्ट द ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। सर, आई एम रेडी। क्या मैं टीम को लीड कर सकता हूँ? ओके सर।
लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह को मालूम था कि बाकी ऑफिसर्स को अलर्ट करने में जो मिनट बर्बाद होंगे उसमें कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। वो अपनी टीम लेकर रेलवे ट्रैक की तरफ से स्टेशन की ओर निकले। हमले के महज 15 मिनट के भीतर वो स्टेशन पर पहुंच चुके थे। जीप ली, जब जीप लेगी तो लेके गया अपनी क्यूआरटी लेके, और जो गेट था, रेलवे गेट था, वो बंद था, फाटक जो था वो बंद था। इसने दूसरे रास्ते से जाके वो लाइन के ऊपर से गाड़ी निकाल ली, नाले और रेलवे स्टेशन पहुंच गए। कमांडो कोर्स किया था उन्होंने, कमांडो थे। 24 घंटे उनके ऑफिस के बाहर क्यूआरटी खड़ी रहती थी, गाड़ी तैयार रहती थी, साथ में जवान। जैसे इनको पता चला ये पूरी क्यूआरटी लेकर के वहाँ से बड़े जोश जैसे होता है, पूरे जोश से कि आज तो मुझे शिकार जैसे मिल गया, मैंने मार देना उनको। इस बीच टीवी पर यह खबर चलना शुरू हो चुकी। आज तक की टीम इकलौती कैमरा टीम थी जो इलाका सील होने से पहले स्टेशन पहुंच गई थी और हमले की जानकारी दे रही थी। शाम का वक्त था और 2 जनवरी 2004 की बात है कि एकदम हमें इंफॉर्मेशन आई कि रेलवे स्टेशन पर अटैक हो गया है। हमने काफ़ी वहां से भागते हुए हम रेलवे स्टेशन पहुंचे और किस तरह से ट्रैफिक पूरा जैम हो चुका था और पूरा मोबाइल सर्विस बंद हो चुकी थी और हम स्टेशन पर पहुंचे। उस वक्त जो है पहला जो अटैक हुआ था, उस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी उसको फेस कर रही थी। जैसे ही अटैक बढ़ता गया, लोग मरते गए और हजारों लोग उस वक्त रेलवे स्टेशन पर थे, यात्री थे। और सबसे पहले जो आर्मी का जो क्यूआरटी पहुंची वो लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की सदारत में आई और उन्होंने पूरा इलाके को घेरा। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह के माता पिता उस दिन खास तैयारियों में लगे हुए थे, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उनका बेटा कहां है। इसकी एंगेजमेंट भी हो गई थी। जिस दिन ये अटैक हुआ हम यहीं बैठे हुए थे, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं। मैं उस सीट के ऊपर बैठा हुआ था, यहाँ हमने कुक बुलाया था, वो यहाँ सीट पे बैठा हुआ था। हम मीनू जो थे वो चेकआउट कर रहे थे, क्या बनाना है, क्या क्या होना है उस दिन। हमें कुछ पता नहीं पे क्या, इतना पता था कि जम्मू में ये टेररिस्ट जो है ये फदाइन अटैक हुआ है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि त्रिवेणी वहाँ गया हुआ है, क्योंकि हमने बोला कि भाई एडजुटेंट है, एडजुटेंट का कोई काम नहीं है, उसने डिटेल करना होता है। तो उसी के बीच में टेलीफोन आया, इनकी मदर गई उनको उठाने के लिए। एक फ़ोन आया उन्हीं के रिश्तेदारों का, मेरे त्रिवेणी के रिश्तेदारों का फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, हलवाई बैठा था तो हम खाने की मीनू बना रहे हैं तैयार। कहती टीवी देखो। जब तक त्रिवेणी सिंह स्टेशन पर पहुंचे 7 जानें जा चुकी थी। वो सीधा सुरक्षा कर्मियों के पास गए और उनसे पूछा कि आतंकियों की आखिरी लोकेशन क्या थी। उसके बाद उस जगह की ओर लपके जहां से गोलियों की आवाज आ रही थी। यानी वो दूर से मुकाबला नहीं करना चाहते थे, आमने सामने जाकर आतंकियों को मौत के घाट उतारना चाहते थे। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों के ठीक ऊपर से गोलियां चल रही थी। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी ऊपर की ओर लपके। इससे पहले कि आतंकी रिएक्ट कर पाता, उनकी गोली ने उसे ढेर कर दिया। तो इनको बोला कि आप ऑपरेशन करो। जैसे ही इन्होंने देखा वहाँ तो यूनिफॉर्म में, आर्मी की यूनिफॉर्म में थे वो, फिर इन्होंने जाके उसको पहचान के उसको वहाँ बस्ट मारा, उसको मार दिया, मार के सीढ़ियों के नीचे गिराया। उस वक्त तक कोई भी स्पष्ट तौर पर नहीं जानता था कि स्टेशन पर कितने आतंकवादी दाखिल हुए थे। न ही कोई सीसीटीवी कैमरा था। अब तक सेना के उच्च अधिकारी स्टेशन पर पहुंच चुके थे। 26 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी राजेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद थे। पहले आतंकी को मौत के घाट उतारने के बाद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने उन्हें पूरी रिपोर्ट दी। इतने में एक और शॉट हुआ। जैसे वो शॉट हुआ तो ये कहता है कि जो गिव मी 5 मिनट्स आई विल बी जस्ट बैक। तो जनरल जो बोलता है, कहता है जस्ट होल्ड ऑन, वेट फॉर सम मोमेंट। कहता नो, यू गिव मी 1 मोमेंट, आई विल जस्ट बैक। ये वहां से चला गया। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी आवाज की ओर भागे,
दरअसल करीब 700 लोगों को हमले की शुरुआत में ही स्टेशन से बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन स्टेशन के पार्सल रूम में अभी भी करीब 300 लोगों ने पनाह ले रखी थी। ये आवाज उसी पार्सल रूम की ओर से आई थी। जहाँ से शॉट आया था वहाँ पोल था एक, ये स्टेयरकेस से बजाय थले नीचे से वो पोल के ऊपर जो है ना ऊपर चढ़ के उसके नीचे चला गया ये। तो वहाँ था पार्सल रूम था। पार्सल रूम में कोई तकरीबन कोई 800-900 आदमी वहाँ थे अंदर, और दूसरा जो टेररिस्ट था वो उसके पीछे जब गया छुपने के लिए तो उसने देखा कि एक और पुलिस वाला है, तो उसने जो उसको गोली मारी पुलिस वाले को, और वो शॉट था जिसको सुन के त्रिवेणी जो था ब्रीफिंग को छोड़ के आया था। तो वहाँ जो था वहाँ इनका एनकाउंटर हुआ। वहाँ इनकी हैंड टू हैंड फाइट भी हुई, गोली भी चली। जैसे गोली चली इसने समझा कि वो पूरा हो गया है, तो ये उसके पास गया, तो बाय चांस उसमें एक गोली थी जो टेररिस्ट की जो राइफल उसमें एक गोली बची थी, वो कहीं उसका ट्रैगर में कोई उंगली थी, वो उंगली वो ट्रैगर का वो उसने गोली चलाई। बुरी तरह घायल होने के बावजूद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह खड़े रहे, अपने अफसर से कहा मिशन पूरा हुआ सर, उन्हें सैल्यूट किया और फिर उनका शरीर निढाल गिर पड़ा। वो गोली इसके यहाँ बची लगी और पीछे से निकल गई। अगर आप उसके बॉडी को देखो तो कोई पता नहीं लगता कि इसको यहाँ गोली लगी हुई है। वो एक गोली थी जो कि लगी हुई थी। तो जब जवान जहाँ आए तो देखा था कोई ये है, उन्होंने फिर जाके सीओ को बोला कि ऐसे ऐसे हो गया है। जब वो आए तो ये खड़ा हुआ, सैल्यूट किया, तो इसने बोला मिशन कंप्लीट और गिर गया। फिर one of our quick reaction team led by a very gallant officer called Lieutenant Triveni Singh of 5 Jack Allied. He searched the complete area. Unfortunately, a grenade was thrown on him. This officer very gallantly fought with the militant and killed him instantly on the spot. In this complete operation, this joint operation, we have been able to kill both the militants, and we have suffered. Unfortunately, this gallant officer laid down his life in this encounter. Very courageous act on the part of an army officer who unfortunately has laid down his life while neutralizing the terrorist in question. एक 25 साल के अफसर ने स्टेशन पर कदम रखने के बाद से एक जान भी नहीं जाने दी। वो सबकी ढाल बना, निडर बढ़ा, निडर डटा और मिशन पूरा होने तक अपने प्राणों को भी रोके रखा। जैसे टीवी देखा तो मैं त्रिवेणी सिंह फुटेज में त्रिवेणी सिंह लिखा था शहीद, मैं तो ख़त्म हो गई उसी समय। मैंने कहा ये मेरा त्रिवेणी सिंह और कोई हो नहीं सकता। कोई नाम मैंने त्रिवेणी सिंह नहीं सुना आज तक इस साइड में, तो मैंने कहा ये मेरा। तो उस समय फिर मैं बेहोश हो गई, मुझे कोई समझ नहीं आई। हमारी दुनिया हो गई अंधेरी और हज़ारों लोगों की जान बचा के उन्होंने ये अपना बहुत सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। हमारे लिए अंधेरा है। त्रिवेणी आज भी उन लोगों के लिए मसीहा हैं जो उस रोज स्टेशन पर उन दहशतगर्दों का खौफ झेल रहे थे। घर वालों के लिए एक पल ऐसा नहीं बीतता जब अपने त्रिवेणी की याद उन्हें न सताए। जिसका बच्चा जाता वही जानता है और किसी को इतना पता नहीं होता। मैं माँ हूँ, मुझे पता मैंने कैसे अपना बच्चा पालना पोसा, एक एक गरा खिला खिला के उसको मैंने बड़ा किया। अंत में उन्होंने जो काम किया मुझे उसके ऊपर बहुत प्राउड है। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई सन जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। जब भी कोई फेस्टिवल होता है
तो आई थिंक वो टाइम हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। उस फेस्टिवल को एंजॉय तो खैर हम नहीं कर सकते, लेकिन वो टाइम हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है टू स्पेंड दैट टाइम, स्पेशली ऑन द ओकेजन लाइक फेस्टिवल। हमारे लिए बहुत टफ होता है वो दिन। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह को उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनके साथ ही उनके सैनिक अभी भी उनको उतना ही मान देते हैं। नौजवान उनसे प्रेरणा लेते हैं। भारत का खून नहीं पतला, वो खून बहा कर दिखा गए। जग के इतिहासों में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता। वंदे मातरम में जो अगली कहानी अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो एक ऐसे परमवीर की है जो उस लड़ाई का हिस्सा था जो इतिहास में, अब तक के इतिहास में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टैंकों का युद्ध था। हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। वो जन्म से ही वीर थे, पर दादा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दादा ने दूसरे विश्व युद्ध में पराक्रम दिखाया। पिता ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल ने अपनी वीरता के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल जीता। इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं हुआ जब अरुण ने नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने की इच्छा जताई। तो डेस्टिन्ड था कि जी फौज में तो बेटा जाएगा। और बचपन से मतलब जब हमने फौज की कहानियां सुनी, दादाजी हमको रात को सोने से पहले जो है वीरों की कहानी सुनाते। 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में जन्मे अरुण हिमाचल के सानावार के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे। बचपन से स्विमिंग और खेलों में अव्वल रहे। गजब का सैक्सोफोन बजाते थे। एनडीए की बैंड में भी शामिल थे। अरुण खेत्रपाल सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर पूना हॉर्स में कमीशन हुए, यानी वो यूनिट जो टैंकों में महारत रखती है। किस्मत से अरुण उस यूनिट का हिस्सा बने जिसमें कभी उनके आदर्श परमवीर चक्र विजेता आर्देशीर तारापुर थे। ये रेजिमेंट में फर्स्ट टाइम आया और इनको हमने रेजिमेंट में शामिल करने के लिए खाने के लिए बुलाया अपने बहुत शानदार मेस के अंदर। वहाँ कर्नल तारापुर की एक पोर्ट्रेट लगी हुई है। उसको देख के बहुत प्रभावित हुआ और उसी के आसपास सारे विक्टोरिया क्रॉसेस की फोटोग्राफ है। तो उसने कहा कि अगर इतने बहादुर इंसान इस रेजिमेंट में रहे हैं तो मैं कौन सा कम हूं। उसने सबके सामने सुनते हुए कहा कि जब अगली लड़ाई होगी परमवीर चक्र अरुण खेत्रपाल जीतेगा। उस टाइम कोई लड़ाई नहीं थी। जून 1971 में जब अरुण डिफेंस एकेडमी से पास हुए, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। युद्ध छिड़ने के साथ ही दिसंबर में पूना हॉर्स को रणभूमि में जाने के आदेश दे दिए गए। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की वीरता को समझने के लिए उस युद्ध क्षेत्र को समझना भी जरूरी है। 1971 की जंग यूं तो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में लड़ी जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान पूरब में अपनी हार की कसर को पूरा करना चाहता था भारत के पश्चिमी सरहद पर आक्रमण करके। उसने पश्चिमी एयरबेस पर आक्रमण किया तो साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए शातिराना चाल चलने लगा। आइए आपको वो इलाका दिखाते हैं जहां पूना हॉर्स की तैनाती की जा रही थी। भारत पाकिस्तान सरहद पर नक्शे के इस हिस्से को बल्ज कहते हैं। ये पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जो भारतीय जमीन से घिरा हुआ है। पाकिस्तान हर युद्ध में यहां से घुसपैठ की कोशिश करता है।
यहाँ तक कि आज भी आतंकवादी घुसपैठ के लिए इस इलाके पर नजर डालते हैं। बल्ज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया इसलिए था कि एक ऐसा हिस्सा है जिसके अगर आप घुस जाओ तो पाकिस्तान के सेंटर के हार्ट सेंटर में पहुंच सकते हो। इसलिए बल्ज पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है। उसके साथ जब अटैक करते हो 65 में भी किया था, 71 में भी किया था। अगर हम नहीं रुकते तो पाकिस्तान के सेंटर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से जो सड़क गुजरती है वो जम्मू कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ती इकलौती सड़क है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर के समानांतर गुजरती है। यहीं पठानकोट और जम्मू के बीच से पाकिस्तान की ओर बसंतर नदी बहती है। दुश्मन इस इलाके पर कब्जा करके पूरे जम्मू कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान से काट सकता है। ये रेजिमेंट जो है पूना हॉर्स, इसने बसंतर के नदी को पार कर लिया और आगे एक जिसे कहते हैं ब्रिज हेड बना दिया। ब्रिज हेड एक इलाका है जहाँ पे आप जब कब्जा कर लो एक ऑब्स्टिकल के बाद, नदी के बाद, तो उसमें फिर आपकी बाकी फौजें आ सकती हैं और फिर एडवांस आपका दोबारा जारी हो सकता है। तो ये ब्रिज हेड बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है और दुश्मन ने ये फैसला किया कि इस ब्रिज हेड को हर हालत तोड़ना है। तो पूना हॉर्स और हॉर्सन हॉर्स के खिलाफ इन्होंने एक पूरा आर्मर्ड ब्रिगेड जो है डाला। एक आर्मर्ड ब्रिगेड में तकरीबन 150 टैंकें होती हैं। भारतीय सेना ने दुश्मन की चाल को समझते हुए यहां अपने दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। पर अरुण खेत्रपाल को युद्ध में जाने की इजाजत नहीं मिली। दरअसल उन्हें अभी सेना में मुश्किल से 6 महीने हुए थे। उनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं थी। उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए अहमदनगर जाने को कहा गया ताकि वो कमांड के लिए तैयार हो सके। टैंक रेजिमेंट में वो आया था तो टैंकों के बारे में जानकारी करना, टैंकों के साथ कैसी लड़ाई करना, उसके लिए एक यंग ऑफिसर्स यानी जूनियर ऑफिसर्स के लिए कोर्स होता है, उसको यंग ऑफिसर्स कोर्स कहते हैं और वो अहमदनगर में होता है। तो उस कोर्स के अंदर इन जूनियर यंग ऑफिसर्स एकेडमी से जो आते हैं उनको पूरी टैंक की सिखलाई दी जाती है। अरुण खेत्रपाल का दिल टूट गया। वो किसी भी कीमत पर मोर्चे पे जाना चाहते थे, पर उनका कोई भी सीनियर चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता। आखिरी उम्मीद लिए वो अपने कमांडिंग अफसर हनुत सिंह के पास पहुंचे। When Arun was ushered into my office, I looked up. जब अरुण मेरे ऑफिस आया तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोला। वो बस रो रहा था। वो खामोश खड़ा रहा। आंखों में आंसू जलजला गए। अरुण खेत्रपाल चाहते थे कि उनके नाम को इस कोर्स से हटा दिया जाए ताकि उन्हें युद्ध लड़ने को मिले। यूं तो सेना के नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन कुछ तो बात थी इस युवा अफसर में कि उनके कमांडिंग ऑफिसर इसके लिए तैयार हो गए। अरुण खेत्रपाल के लिए मिनी कोर्स की व्यवस्था की गई और कोर्स के आखिर में हनुत सिंह ने खुद उन्हें परखने के बाद ही रणभूमि में जाने की इजाजत दी। अरुण की खुशी का ठिकाना नहीं। बसंतर नदी पर ब्रिज से पाकिस्तानियों को हटाने के ऑपरेशन का जिम्मा कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अवतार अहलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को सौंपा गया। रास्ता मुश्किल है, हर कदम पर मौत बिछी हुई है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। कोई शक? दुश्मन हर बार इस इलाके से हमारे सरजमीन पर घुसता है, लेकिन इस बार हम लोग घुसेंगे। आप लोग तैयार हैं? इस इलाके को भारत बसंतर और पाकिस्तान बड़े पिंड कहता था। यह अजीब सा इत्तेफाक था कि इस सेक्टर में जिन दो दुश्मनों का सामना था वो कभी सेना के एक ही बॉम्बे कैवलरी का हिस्सा थे। बंटवारे के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना में पूना हॉर्स और पाकिस्तानी सेना में लैंसर्स कहलाया। पाकिस्तान के टैंक तेजी से बसंतर नदी पर बने ब्रिज की ओर बढ़ रहे थे।
उनकी फॉर्मेशन को देखकर उनके मिशन का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था। पर आक्रमण का इंतजार करते हुए कमांडिंग अफसर को एक बुरी खबर मिली। कैप्टन मल्होत्रा की टैंक की बंदूक खराब हो गई थी और वो उसे ठीक करने के लिए पीछे हटना चाहते थे। I said no. There was a reason for this. मैंने इनकार कर दिया। ये युद्ध था। अगर एक टैंक पीछे हटता तो सबको लगता हम डर कर भाग रहे हैं। कमांडिंग ऑफिसर ने सभी टैंकों को संदेश जारी किया और कहा कि जो जहां खड़ा है वहीं से लड़ेगा, 1 इंच भी पीछे हटने की इजाजत नहीं। अरुण खेत्रपाल ने भी ये संदेश सुना। पाकिस्तान का हमला शुरू हो गया। ये अब तक की सबसे भीषण बमबारी थी। लेफ्टिनेंट अवतार खिलावट घायल हो गए। कैप्टन मल्होत्रा की बंदूक पहले से ही खराब थी। सबकी कोशिशों से पाकिस्तान के 10 टैंक नष्ट हो चुके थे, लेकिन अब भी 4 टैंक बाकी थे। अब मोर्चे पर अकेले थे सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनकी ओर तेजी से बढ़ते हुए दुश्मन के ये। जब 4 पाकिस्तानी टैंक और फिर खाली अरुण का एक टैंक बचा था, तो इस बीच में अरुण के टैंक में गोला लगा था और उस गोले से मतलब टैंक में आग लग गई थी। उनकी टैंक पर भी निशाना लगा और टैंक ने आग पकड़ ली। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के ड्राइवर ने उनसे कहा कि क्यों ना पीछे जाकर आग बुझा लें और फिर मोर्चे पर लौटें, लेकिन अरुण खेत्रपाल ने इनकार कर दिया। वही गोला सामने मेरा कमांडर लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी, जिनके दोनों पांव के बीच में लगा, दोनों पांव कट गई और वो चमड़ी से लिपट गए सीट के साथ। मैं बोला कि टैंक को पीछे ले ले इस जगह से, लेकिन सीओ साहब ने बोला कि आप ये लड़ते रहो जब तक आपकी गन और टैंक काम करता हो। तो उन्होंने बोला मैं यहाँ से हटूंगा नहीं और पाकिस्तान के साथ बुरी तरह सिमटा रहूंगा जब तक मेरी जान है। उनके साथियों ने भी उन्हें टैंक छोड़कर लौट आने को कहा, पर अरुण जानते थे कि दुश्मन हार की कगार पर है। ऐसे में पीछे हटने का मतलब होगा पूरी की पूरी लड़ाई का बेकार हो जाना। तुम्हारे टैंक पर गोला लगा है, उसे छोड़कर बाहर निकल जाओ। लौट आओ। ओवर। नहीं सर, मेरी बंदूक अभी भी चल रही है, मुझे उन्हें रोकना ही होगा। ओवर। तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। ओवर। जब तक मेरी बंदूक चल रही है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओवर एंड आउट। पाकिस्तानी अटैक ऑलमोस्ट हमारी लाइन तक आ चुका था। उस टाइम इन्होंने देखा कि अगर अभी हमने मुड़ के इनसे लड़ाई नहीं की तो ये हमारी लाइन को ब्रेक कर देंगे। उसी टाइम खेत्रपाल साहब ने आओ देखा न पाओ, अपनी टैंक को टर्न किया, अपने ट्रूप को सामने लगाया और फायरिंग शुरू कर दी। घायल होने के बावजूद अरुण खेत्रपाल अपने धधकते टैंक से गोलियां बरसाते रहे। उन्होंने आगे बढ़ते 2 टैंकों को नष्ट कर दिया, पर तीसरा टैंक 100 मीटर के दायरे में आ चुका है। This tank belonged to the squadron commander Major Nisar. ये टैंक पाकिस्तानी कमांडर नासिर का था। वो अरुण के सामने टैंक ले आया और दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। नासिर को अपना टैंक छोड़कर भागना पड़ा। वो और उसके साथी ने टैंक के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। पाकिस्तानी अफसर ने अरुण खेत्रपाल पर सीधा निशाना साधा और गोली दागी। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने भी जवाबी गोली चलाई, पर अब तक वो और उनके ऑपरेटर बुरी तरह घायल हो चुके। लेकिन उन्होंने इतना तय कर दिया था कि अंतिम पाकिस्तानी टैंक भी आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे उसकी टैंक हिट हुई, एकदम से उनके अटैक का हॉल्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने अटैक का मोमेंटम बिल्कुल रोक दिया और धीरे धीरे विड्रॉल शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसके रोकने के टाइम सबसे ज़्यादा टैंक उस टाइम हिट हुई उनकी, क्योंकि वो स्टैटिक हुए, हमारे गनर्स तो लगे हुए थे और वो धीरे धीरे जब विड्रॉ कर रहे थे उस टाइम हम इनको मार रहे थे।
पाकिस्तान का हमला निरस्त होते ही ड्राइवर और गनर में टैंक की आग बुझी। फिर देखा तो ऑपरेटर की मृत्यु हो चुकी थी। तभी बुरी तरह से घायल अरुण खेत्रपाल ने उन्हें आवाज दी। The companions who had been hit, just then they assumed that they were. उनको लगा कि वो मर गए हैं। तभी अरुण बोला, He said, Praud Singh, हम जीवित हैं, हमें पानी पिलाओ। उनको लगा कि सर्दी में पानी शायद अरुण बर्दाश्त न कर पाए। अरुण को जल्दी से चाय पिलाई, लेकिन तब तक वो शहीद हो चुके थे। Bitterly cold morning, and he may not be able to withstand it. सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल वीर गति को प्राप्त हुए। उनके परिवार वालों को यह जानकारी मिलने में कुछ दिनों का वक्त लगा, लेकिन अभी तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य उनके सामने खुलने वाला था। क्या पता चला उनके पिता को पाकिस्तान के एक दौरे पर अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल भारतीय सेना के एक जांबाज अफसर थे। उनका जन्म आजादी से पहले सरगोधा में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। 2001 में एक दफा उन्हें अपनी जन्मभूमि की बहुत याद आई और उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। ब्रिगेडियर खेत्रपाल उस वक्त तक 81 साल के हो चुके थे। जब वो पाकिस्तान के लाहौर पहुंचे तो उन्हें लेने के लिए पाकिस्तानी सेना के एक ब्रिगेडियर नासिर पहुंचे। ब्रिगेडियर नासिर ने अपना परिचय एक दोस्त के तौर पर दिया। पाकिस्तान में रहने के दौरान उस पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने उनकी खूब आवभगत की, घुमाया फिराया। भारत लौटने से पहले आखिरी रात पर उनके लिए एक भोज का आयोजन भी किया और फिर झिझकते हुए जो कहा, उस पर खेत्रपाल यकीन ही नहीं कर पाए। He says कि तब उन्होंने बताया कि एक्चुअली वो जो गोला जो फायर हुआ था एनिमी कमांडर का, मैं ही वो एनिमी कमांडर था और मेरे टैंक से ही मतलब जो है वो जो गोला चला था, जिस बंदूक से चला था, जिसकी वजह से आपके बेटे शहीद हुए थे। ब्रिगेडियर नासिर उस अंतिम टैंक में सवार थे। वो वही थे जिसने अरुण खेत्रपाल पर बंदूक तानी। वो वही थे जिसने 21 साल के अरुण पर गोली चलाई थी। बहुत तारीफ की और उसने कहा कि ऐसा लड़का अगर हिंदुस्तान में पैदा होता है तो हिंदुस्तान की फौज को कोई हरा नहीं सकता। अपने बेटे के कातिल की मेहमान नवाजी किसे कबूल होगी भला, पर ब्रिगेडियर खेत्रपाल भी एक सैनिक थे। उन्हें एहसास था कि युद्ध भूमि में एक ही फर्ज होता है, अपने देश की रक्षा। ऐसे में वो ब्रिगेडियर केएम नासिर की बाकी बातों पर ध्यान देने लगे। मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपका जैसा बहादुर बेटा वो शहीद हुआ, पर क्या if he were my son, you know, I would be proud of him. ये कम ही होता है कि शिकस्त के बावजूद कोई दुश्मन अपने विरोधी की वीरता को नमन करे, पर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का पराक्रम ही कुछ ऐसा था कि उनकी चर्चा सरहद के उस पार भी कुछ कम नहीं हुई। न केवल ब्रिगेडियर नासिर ने पिता को लिखी चिट्ठी में अरुण खेत्रपाल की बहादुरी को सलाम किया, बल्कि एक पाकिस्तानी मेजर A.H. अमीन ने युद्ध के इतिहास का वर्णन करते हुए लिखा, केवल एक ही मौका था जब उस सेक्टर में हम जीत हासिल कर सकते थे, जब दोपहर में लैंसर्स के 2 स्क्वाड्रन ने हमला बोला, लेकिन पूना हॉर्स के एक अकेले अफसर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने बाजी पलट दी। इस हार का दर्द पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा था कि पाकिस्तानी टैंक बटालियन के कमांडर ने युद्ध के बाद भारतीय बटालियन कमांडर से मुलाकात करके अरुण खेत्रपाल के बारे में पूरी जानकारी दी। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वीरता की न तो कोई सीमा होती है, न ही सरहद। अरुण खेत्रपाल की कहानी से यही समझ में आता है। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।